जनवरी का पार्ट 1 अगर नहीं किए हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रयास करिए, जा करके देख लीजिए, पीडीएफ आपको दे चुके हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट हम लोगों का शुरू होगा इफ़को से। देखिए इफ़को का पूर्ण रूप क्या होता है, सो देखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये जो संस्था है और ये जारी की है एक पुरस्कार जिसका नाम है साहित्य पुरस्कार। ठीक है, और साहित्य पुरस्कार 2022 इस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। और ये संस्था जो जारी किया है तो इस पुरस्कार का जो विजेता हुआ है वो है कौन, श्री जयानंदन। कौन है, श्री जयानंदन है। और इनकी कृति जो किताबें ये लिखे, देखिए ये साहित्यकार है, तो कई बार सवाल आ सकता है कि श्री जयानंदन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो साहित्य के क्षेत्र से है, ये साहित्यकार है। और इनकी जो प्रमुख किताबें हैं, ये मत समझिएगा कि इसी किताब के लिए पुरस्कार दिया गया, ऐसा नहीं है। बस साहित्य के क्षेत्र में लगातार योगदान देने के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो प्रमुख कृति है सत्य, श्रम और जयते। ठीक है, और उसके बाद है विघटन, घर फूक तमाशा, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है साहब, तो कई बार हो सकता है कि क्योंकि इनकी पुरस्कार इनको मिला है तो इनकी जो फेमस किताबें हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो 3 किताबें इनका याद रखना, और भी किताबें हैं लेकिन प्रमुख इनकी 3 किताबें, तीनों किताबों को ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022, ये सारे पुरस्कार हैं, केवल विजेताओं का नाम याद रखना है। ये टोटल दिया गया है 86 व्यक्ति को। कितना व्यक्ति को, 86 व्यक्ति को। तो याद रखना है कि संख्या कितना है, 86। उसमें स्पेशली बिहार, सारे का नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी वगैरह को, तो आप बिहार से संबंधित जिन व्यक्ति को मिला है उनको आप याद रख सकते हैं। जिसमें बिहार के 2 व्यक्ति शामिल थे, रघुवीर मलिक और गणेश प्रसाद सिन्हा। 2 व्यक्ति बिहार के थे, रघुवीर मलिक और गणेश प्रसाद सिन्हा, 2 व्यक्ति इसमें शामिल थे, तो इनको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 50वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022। एमी पुरस्कार 2022, ये जो एमी पुरस्कार है ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है, फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। और ग्रैमी पुरस्कार अगर बोलेगा तब ये संगीत के क्षेत्र से। कई बार सवाल यही पूछ देता है कि ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संगीत के क्षेत्र से, जबकि एमी पुरस्कार अगर बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। तो एमी पुरस्कार जो 2022 जारी किया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये 50वें संस्करण है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता मतलब हीरो, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो घोषित किया गया, वो घोषित किया गया किसे, डुग्रे स्कॉट को। किसे, डुग्रे स्कॉट को। और ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं ये, ब्रिटेन के, डुग्रे स्कॉट, और कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यानी एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये जो घोषित किया गया है लौ डेलागे। किसे घोषित किया गया है, लौ डेलागे को घोषित किया गया है। और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी एक्ट्रेस हैं, इनको घोषित किया गया। तो अभिनेता कहाँ के, ब्रिटेन के, और अभिनेत्री कहाँ के, फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा जो घोषित किया गया है वो घोषित किया गया विजिल को। किसे, विजिल को। और विजिल किस देश का ड्रामा है, तो ब्रिटेन का। ठीक है, तो आप देखिए अभिनेता भी ब्रिटेन का और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा भी ब्रिटेन का, विजिल, विजिल ब्रिटेन, विजिल ब्रिटेन। ठीक है साहब, लॉजिकली याद रखना, दोनों सिमिलर लग रहा है। चलिए उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी जो फिल्म घोषित किया गया है वो सेक्स एजुकेशन को। किसे घोषित किया गया है, सेक्स एजुकेशन को। ये भी फिल्म जो है कहाँ का है, ये ब्रिटेन का है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हाल ही में जो 50वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 जारी किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया, तो डुग्रे स्कॉट को। कहाँ के हैं ये, तो ब्रिटेन के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है, तो लौ डेलागे को। कहाँ के हैं ये, फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा किसे घोषित किया गया है, विजिल को, ये ब्रिटेन के। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी ड्रामा जो घोषित किया गया है, कॉमेडी, तो वो सेक्स एजुकेशन को, ये भी कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए, ये जो जारी करता है ना,
ये जारी करता है कौन? ये पुरस्कार जो एमी पुरस्कार था वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस। कई बार सवाल यही पूछ दिया जाता है कि हाल ही में जो 50वें एमी पुरस्कार जारी किया गया यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। अभी बिहार एसएससी में इस तरह का सवाल एक पूछा था संस्था से संबंधित, ठीक है, तो संस्था से संबंधित भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा अगला है 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022। 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022। इसमें जो राशि दी जाती है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर पुरस्कार रखा गया उनके सम्मान में, और इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख रुपया। कितना दी जाती है? 5 लाख रुपया दी जाती है। और इस बार जो 22वें पुरस्कार के विजेता 23वें पुरस्कार के जो विजेता बने हैं वो बने हैं कौन? बकुल ढोल। कौन बने हैं? बकुल ढोल, ठीक है साहब। तो याद रखिएगा कि 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो जीते हैं बकुल ढोल जीते हैं, ठीक है साहब। और ये हैं कौन? तो ये अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के जो ये प्रोफेसर हैं, ठीक है साहब, वहाँ के प्रोफेसर हैं और उनको ये दिया गया, ठीक है साहब। जबकि 2021 की बात करेगा कि 2021 का जो 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार था तो दिल्ली एम्स के निदेशक जो थे रणदीप गुलेरिया, और उस समय यह सवाल पूछा भी गया था कई एग्जाम में। रणदीप गुलेरिया को 2021 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, ठीक है साहब। चलिए, जब भी करंट अफेयर हुआ करे तो प्रयास करिए कि करंट अफेयर का नोट्स लेकर के आवे, ताकि आप साइड में ही लिख लीजिए, क्योंकि आप कॉपी में जब लिखिएगा ना तो वो आपके अलग कॉपी में हो जाएगा, तो फिर आप रिपीट नहीं कर पाइएगा, रिवाइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा, अब भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप कभी रिपीट करिएगा वीडियो देखिएगा तो उस समय पेज लेकर के बैठिएगा, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा उसको देख लीजिएगा। चलिए साहब, उसके बाद देखिए अगला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022, देखिए ये संस्था को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। और ये पुरस्कार वैसे संस्था को दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में अपना योगदान देता है, यानी खेल को आगे बढ़ाने का काम करता है, खेल को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो खेल को जो संस्था प्रोत्साहित करता है उस संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है साहब। आ रहा समझ बात। अब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 दिया गया प्रोत्साहन पुरस्कार, इसके विजेता 3 संस्था हैं। एक है ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यह संस्था का नाम है ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है नवोदित प्रतिभा की पहचान एवं प्रशिक्षण के लिए इन्हें दिया गया है, कि मतलब जो नवोदित प्रतिभा, मतलब छोटे छोटे बच्चों के पास जो कला है, जो वो निखर नहीं पा रहा है, और उसके पास कला तो है लेकिन अभाव के चक्कर में वो अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो अपने प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को ये चुन करके क्या करता है? प्रशिक्षण देता है, पहचान करके, ठीक है, उसकी प्रतिभा को जगजाहिर करता है, ठीक है। ये कौन करता है? ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसीलिए इनको दिया गया खेल का ये प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि दूसरी संस्था है कलिंग औद्योगिक संस्थान। कौन है? कलिंग औद्योगिक संस्थान। ये कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं खेल को प्रोत्साहन के लिए इन्हें दिया गया, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो खेल को प्रोत्साहित करता है, खेल के लिए कुछ फंड अपने निजी फंड से लेकर के देता है, ताकि खेल को क्या कर सके, ये प्रोत्साहित कर सके, आगे बढ़ा सके। चलिए, कलिंग औद्योगिक संस्थान, ठीक है, ये संस्थान का नाम है, ठीक है। कलिंग तो उड़ीसा का नाम पहले का था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लद्दाख स्की एंड एसोसिएशन, लद्दाख स्की एंड एसोसिएशन खेल के विकास में योगदान के लिए, ठीक है। कई बार सवाल पूछ देता है कि हाल में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 लद्दाख स्की एंड एसोसिएशन को किस क्षेत्र के लिए दिया गया, क्यों दिया गया, इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना है खेल के विकास में योगदान के लिए, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022,
इसमें जितना भी है खेल से संबंधित है, इसीलिए करके ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस मंथ का करंट अफेयर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये इसका जो विजेता हुआ वो कौन हुआ? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1955 56 57 के आसपास हुआ था, ठीक है। 56 या 57 कुछ भी रहेगा तो आप मार सकते हैं, 56 या 57। इसमें राशि जो दी जाती है कितना? 15 लाख, ठीक है। और इसमें खेल में कौन भाग लेता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर टूर्नामेंट होता है, विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर जो टूर्नामेंट होता है, तो उस टूर्नामेंट में इस प्रकार का ट्रॉफी दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इस बार जो 2022 में जीता है, कौन जीता है? अमृतसर का जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है वो इसका विजेता बना है, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला, पहले पंजाब विश्वविद्यालय था, सही बात है। चलिए इससे पहले पंजाब विश्वविद्यालय 2021 में। अगला देखिएगा साहब, तेंजिंग होगा ना, हाँ, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये 21 का है, 22 में दिया गया है। ये वैसे बच्चों को या वैसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कोई ना कोई साहसिक काम किया है, सामाजिक रूप से साहसिक काम किया है, समझ रहे? वैसे बच्चों को या वैसे व्यक्तियों को इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें राशि जो दिया जाता है, कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपया दिया जाता है। इसका जो विजेता रहा है, 3 व्यक्ति रहा है, जिसमें देखिएगा कि विजेता नैना धाकर, कौन है? नैना धाकर। ये लैंड एडवेंचर है, क्या है ये? लैंड एडवेंचर है। लैंड एडवेंचर समझते क्या होता है? पृथ्वी, हाँ सही बात है। आप जिस तरह से बर्फ वगैरह पर देखते हैं कि वो क्या करता है? स्लाइड नहीं करता है, तो उसी तरह से ये लैंड एडवेंचर है। चलिए उसके बाद देखिएगा शुभम धनंजय वनवाली, शुभम धनंजय वनमाली, ये है साहब वाटर एडवेंचर, ठीक है। ये पानी में अपना कर्तव्य दिखाते हैं। उसके बाद भवानी सिंह साम्याल, ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया। तो 3 व्यक्ति को ध्यान में रखना है, एक नैना धाकर, दूसरा शुभम धनंजय, तीसरा भवानी सिंह साम्याल, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार ये साहसिक क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कुछ दिवस है इस मंथ का, क्योंकि आप जब जनवरी पढ़ते हैं तो जनवरी का जो भी कंटेंट होता है, वो सारा जो कंटेंट होता है वो कौन सा होता है? किस महीना का होगा? नवंबर का होता है। जनवरी का जो भी कंटेंट होगा वो सारा होगा नवंबर महीना का। तो नवंबर का कुछ देख लीजिए आप, जो प्रमुख दिवस है, क्योंकि लगभग जो प्रमुख दिवस है आप करंट अफेयर से ही हम करवा देते हैं हर महीना में। तो चलिए देखिए 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछा जाए तो कब होगा? 28 फरवरी को। कब होगा? 28 फरवरी को। यह भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 28 फरवरी को। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था। किसका क्या था? रमन प्रभाव का खोज किया था, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से सुशोभित किया गया था, ठीक है साहब। चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जो पहला मंत्रिमंडल बना था भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसमें जो शिक्षा मंत्री थे भारत के, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर, शिक्षा मंत्री थे इसीलिए इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षा दिवस, ठीक है साहब। तो कई बार सवाल आ जाता है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं? शिक्षक दिवस, समझ रहे? और उसमें ऑप्शन में 5 सितंबर एकदम एक के नंबर ऑप्शन में भक भक दिखता है, समझ रहे हैं। और हम लोग इसी को मार के पूरा गदगद में रहते हैं, है कि नहीं। 2018 में बीएड का हुआ था एंट्रेंस एग्जाम,
बीएड का, उसमें यही सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो लिखा हुआ था 5 सितंबर, फिर आपका दिया हुआ था यही 11 नवंबर, ठीक है साहब, 5 अक्टूबर, ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। अब एक स्टूडेंट था, मेरा ही स्टूडेंट था, तो वो आया बोला कि सर बीएड का सवाल जो पेडागोगी अर्थात हिलबो नहीं किया, मैथ तो जानबे करते हम कमज़ोर हैं, समझ रहे हैं, और साइंस तो याद था ही नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो कुल मिला करके एक सवाल बोले कि इतना, तो फिर भी बना करके आया एकदम एग्जैक्टली, तुमको लग रहा है कि इतना मेरा सही होगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोला। ये वो सवाल जो था ना सर, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना के आया। हाँ, कोई मेरा कॉपी चेक कर ले, वो सवाल मेरा कभी नहीं गलत हो सकता है। हम बोले कौन सा सवाल बोलो, तो बोला कि सर एकदम हल्का बउआ वाला सवाल पूछा है, रोज मनाते हैं, समझ रहे, मतलब हर साल मनाते हैं। तो बोले कौन सा, आप सर सामने में खड़ा है, शिक्षक दिवस सर। तो बोले ठीक है, तो क्या मारा, तो 5 सितंबर मारे सर। ये तो कभी गलत हो सकता है, बताइए, कौन नहीं जानता होगा, इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ एक मेरा सही। तो सवाल था ये कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, और वो 5 सितंबर मार के कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि मैथ तो बनबे नहीं किया है, साइंस तो याद ही नहीं था, और पेडागोगी समझ में आता ही नहीं था। तो एक ही चीज़ उसको समझ में आ रहा था, शिक्षा दिवस, समझ रहे। तो वो भी मार के आया 5 सितंबर, समझ रहे। तो 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और शिक्षा दिवस पूछेगा तब बोलेंगे 11 नवंबर को, और तब उसको बोले कि तो गलत मार दिया तुम, सर गलत क्या ना मार दिया, अभी भूलिए गए कि लगता है। 5 सितंबर को मनाते ना शिक्षक दिवस, बोले हाँ देखो लाइन लिखल है शिक्षा दिवस। तब बोला तोरा एको जो कॉन्फिडेंस बनाए वो चल गया हमारा, समझ रहे। लेकिन अंतिम में बीएड में उसका रिजल्ट हो गया, समझ जाइए, उसका रिजल्ट हो गया। चलिए, तो इस तरह की बातें ध्यान में रखना है कि शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, और ये शुरू हुआ था 2008 से। 5 सितंबर को हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, और उसके बाद 11 नवंबर तो हो ही गया। 5 सितंबर को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और शिक्षा दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला 14 नवंबर। 14 नवंबर को तो पता ही है, बाल दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, बाल दिवस मनाते हैं, और किनके जन्म दिवस पर, नेहरू जी के जन्म दिवस पर, ठीक है, 14 नवंबर को। उसके बाद 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, इसको बोल सकते हैं डायबिटीज, डायबिटीज डे। क्या मनाते हैं इसको, डायबिटीज डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इंसुलिन का खोज, क्योंकि जब किसी को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो उसको जो दवा दी जाती है, ऐसे दवा वो नहीं है, हार्मोन है, वो हार्मोन जो दी जाती है वो है इंसुलिन। और इंसुलिन का खोज जो किया था फ्रेडरिक किया था। कौन किया था, फ्रेडरिक किया था, जिसके कारण इसके जन्म दिवस पर ही हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। आए समझ बात। चलिए साहब, अब इंसुलिन किस रोगी को दिया जाएगा, जो डायबिटीज या मधुमेह से ग्रसित रहेगा, ठीक है साहब। तो बताइए कि हमारे बॉडी में इंसुलिन जो निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है, एड्रेनलिन ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से बोले थे, एड्रेनलिन हार्मोन बोले थे ना, लरो और उरो हार्मोन। तो बोलिए, तो ये जो इंसुलिन है ना साहब, ये इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी के अग्नाशय से, अग्नाशय के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ग्रंथि। क्या होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि। और इसमें होता है बीटा सेल। क्या होता है, स्पेशल कोशिका होती है इसमें, बीटा कोशिका। क्या होती है, बीटा कोशिका। यहाँ से निकलती है क्या, ये इंसुलिन। क्या निकलती है, इंसुलिन। आज समझ बात। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि हम लोग जो भी मीठा चीज़ खाते हैं ना, शर्करा, ग्लूकोज, साइंस की भाषा में बोलेंगे, मीठा चीज़ को शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे चीज़ें जो है ना, इस सब को जो पचाने का काम करता है, वो पचाने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है साहब, इंसुलिन हार्मोन काम करता है। अब कुछ लोग ऐसा होता है बोलता है कि चीनी मत खाओ डायबिटीज हो जाएगा, ये बात गलत बोलता है। चीनी अगर नहीं खाइएगा ना, तब आपको डायबिटीज हो जाएगा,
समझ रहे? इसीलिए करके जिसको डायबिटीज नहीं है ना, जिस समय नहीं है तो उस समय उसको चीनी खाने से मना नहीं करिए। चीनी खाने से अगर मना करिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा कि बाद में जाकर के उसको डायबिटीज हो जाएगा। और आप देखिए अधिकतर चीनी उसी को होता है कि वो बाद में बोलता है कि चीनी कहियो खेबो नहीं करते थे, तैयो देखिए डायबिटीज हो गया, अगर से बढ़िया खाइए लेते हैं कि नहीं। तो इसलिए उसको हो गया क्योंकि वो चीनी नहीं खा रहा था, वो चीनी नहीं खा रहा था, इसी वजह से उसको डायबिटीज हो गया। अगर वो चीनी खाता तो डायबिटीज नहीं होता उसको। समझ रहे? कारण क्या कि आप अगर साइकिल को खरीद लिए और 6 महीना घर में रख दिए, उसका कोई काम ही नहीं किए, तो साइकिल के चेन में क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। और ज़्यादा दिन और रह जाएगा तो पता चलेगा हवा उवा निकल जाता है, उसका रिम उम जो होता है साइकिल का वो सब क्या हो जाता है, जंग उंग लग करके टूट फाट जाता है, काम करना बंद कर देगा, है कि नहीं। किसी भी मशीन को आप रख दीजिए बहुत दिन तक, 2-4-6 महीना 2-4-5 साल तक, फिर उसको चलाइए, चलेगा जल्दी क्या, उसमें डस्ट उस्ट जा करके गंदा गंदा चीज़ें जा करके वो फंक्शन काम ही करना बंद कर देगा। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है वो है अग्नाशय का, पैंक्रियाज का बीटा सेल। तो मान लीजिए कि अग्नाशय जैसे ये हो गया अग्नाशय, मान लीजिए ये हो गया अग्नाशय, ठीक है ना। इस अग्नाशय के अंदर में, इस अग्नाशय के अंदर में कौन सा ग्रंथि है बताइए, पैंक्रियाज ग्रंथि। इस तरह से पैंक्रियाज ग्रंथि है और पैंक्रियाज ग्रंथि में क्या बन रहा है, इसका बीटा सेल है, इसके अंदर में क्या है, बीटा सेल है, बीटा सेल है, छोटा छोटा बीटा सेल कोशिका है। और इस बीटा सेल से ना निकल रहा है इंसुलिन। क्या निकल रहा है, इंसुलिन। मान लीजिए इससे इंसुलिन निकल रहा है, इस प्रकार से इंसुलिन निकल रहा है, ठीक है साहब। और इंसुलिन जब निकलता है तो इसका काम क्या है, इसका काम है मीठा चीज को पचाना, ठीक है। जो भी शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि इंसुलिन निम्नलिखित में से किसके पाचन का काम करता है, फ्रक्टोज का तो ये भी आंसर होगा, ग्लूकोज का तो ये भी आंसर होगा, शर्करा का तो ये भी आंसर होगा, क्योंकि सारे चीज़ मीठा ही होता है, ठीक है। आप रोटी धीरे धीरे चबा के खाइए, देखिए मीठा लगेगा। चावल को ऐसे ही खाइए चबा करके, देखिए मीठा लगेगा, उसमें भी शर्करा होता है, ठीक है। तो बाकी जो मीठा चीज़ है उसमें तो होता ही है। अब इसका काम होता है कि उसको पचाना। लेकिन अब बताइए कि आप मीठा चीज़ खा ही नहीं रहे हैं, पहले से आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ है लेकिन आप मीठा चीज़ खा ही नहीं रहे, तो बताइए कि इस जो हार्मोन निकला ये इंसुलिन, ये किसको पचाएगा, किसी को पचाएगा, ये तो निकलता रहेगा लेकिन कोई पचाने के लिए इसको मिलियन रहा है। जिस तरह से आप साइकिल खरीदे हैं चलाने के लिए, चलाने के लिए कोई उसको मिलियन रहा है, तो क्या हुआ था, जंग लग गया था। उसी तरह से जो ही यह हार्मोन निकलेगा बाहर तो इस शर्करा को खोजेगा, कने हट शर्करा एकरा मिलबे नहीं करेगा, समझ रहे। तो ये बैठल यहीं पर रहेगा कि चलो मिलो जल्दी से, इसको मिलियन रहा है। तब क्या होगा जानते हैं, ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इंसुलिन धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा कि जो इंसुलिन होता है ना, उसका स्विच होता है बिल्कुल गाढ़ा होता है, चाशनी के जैसा गाढ़ा होता है। उसी तरह से ये जमना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जमते जमते क्या हो जाएगा कि इसको शर्करा तो मिल नहीं रहा है, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। या थोड़ा बहुत खा रहे, मान लीजिए जैसे रोटी में गया, चावल में गया, तो इसमें इंसुलिन कितना खपत होगा, थोड़ा बहुत होगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे जो बचा होगा नहीं जम जाएगा। जमते 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 क्या हो जाएगा, पूरा अंदर तक, पहले तो इधर जम गया, फिर जा करके देखिए ये पेंक्रियाज में जमना शुरू हो जाएगा। पेंक्रियाज में जमते जमते इस बीटा सेल में जमना शुरू हो जाएगा। और बीटा सेल में जब जमना शुरू हो जाएगा तो बताइए यहाँ तक पैक हो गया और बीटा सेल में भी जम गया। अब बीटा सेल में जगह बचा, या बीटा सेल का जो भी कोशिका या कोशिका जो बनाता होगा इंसुलिन को, वो बच पाएगा क्या, वो खुद से जम गया। अब वहाँ से निकलेगा क्या, अब इंसुलिन यहाँ से निकलना बंद, ये टोटल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। आए समझ में। अब ये जब बंद हो गया, अब बताइए हार्मोन निकलेगा क्या, इंसुलिन। अब जब थोड़ा भी रोटी वाला शर्करा या चावल वाला शर्करा थोड़ा भी शरीर के अंदर जाएगा तो उसको पचाने के लिए कोई बचा क्या, हार्मोन अब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन का जो रास्ता था वो बंद हो गया, पैक हो गया पूरा। अब देखिए कि क्या होगा कि थोड़ा भी चावल खाइएगा, रोटी खाइएगा, तो उसमें जो भी शर्करा होता है ना, वो पच नहीं पाता है, वो सीधे हमारे ब्लड में चला जाता है। ऐसे समझ में, वो ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल, चीनी का लेवल क्या हो जाता है, शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाते हैं। और जब डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाइए तब चीनी खाना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि अब तो पचाने वाला आपके पास हार्मोन है ही नहीं है। आप खाइएगा तो पचाएगा के, पता चलेगा कि आप ही को चीनी पचा गया, समझ रहे। इसीलिए आप चीनी खा करके हार्मोन को क्या करिए, निकलवाते रहिए, ठीक है, इंसुलिन को। तो इसीलिए करके डायबिटीज़ नहीं हो तब चीनी खाना चाहिए, मीठा चीज़ खाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ अगर हो जाए तब नहीं खाना चाहिए,
समझ रहे। और मैक्सिमम डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उसको पूछिए तो यही कहेगा कि हम तो कहियो चीनियों नहीं खाते थे, तैयो देखिए चीनी डायबिटीज हो गया। दूसरी बात है, ये सारे डिसऑर्डर भी होता है कि कोई व्यक्ति टेंशन में अगर हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा बोधरेशन उसके दिमाग पर हो, तो इसका जो ग्रंथि का ऑर्डर होता है ना, ये पेंक्रियाज का ऑर्डर काम करने का जो फंक्शन होता है, ये बिगड़ जाता है, जिसके कारण भी डायबिटीज होता है। देखिएगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेशन में चले गए, टेंशन में है, तो उन लोगों को भी अधिक डायबिटीज होता है। ठीक है, आए समझे बात। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अगला क्या हुआ, करंट। अब देखिए, अब हम क्या करें इसमें, हाँ, करंट में बायोलॉजी चला जाता है, हम क्या करें इसमें बोलिए। अब जो चीज़ें सामने में आ जाता है तो मन करता है कि बोल दें। चलिए, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, मधुमेह का मेडिसिन क्या निकला है। आयुर्वेदिक हम क्या करते हैं कि ऊपर से इसलिए ले लेते हैं कि जो तीखा चीज़ें, जो इंसुलिन, ये नहीं कि वो पाचन कर जाता है शर्करा को, सो बात नहीं है। सीधी बात है कि 1 लोटा पानी में अगर आप चीनी डाल दीजिए मीठा से भर, अब फिर 1 लोटा पानी डाल दीजिए, तो उसका मीठा कम होगा कि नहीं होगा। तो वही बात है कि आप अंदर में शर्करा खाए हैं, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए दूसरे चीज़ ले रहे हैं। जैसे कोई करेला का जूस पी लेता है, कोई और चीज़ें पी लेता है, केवल उसको न्यूट्रल करने के लिए कि उसको पचा नहीं पाता, केवल उसमें वो जाके मिल गया तो उसका जो शर्करा की मात्रा है उसको कम कर दिया, और कोई बात नहीं है। चलिए, अगला देखिएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से 46% जमीन लेकर के अलग हो गया था। उसके बाद देखिएगा कि जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाने लगा 2021 से। कब मनाया जाने लगा? 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस? 16 नवंबर को। लेकिन यही पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तब क्या बोलेंगे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और 2022 में हम लोगों का जो भारत का जो प्रेस की जो स्वतंत्रता में सूचकांक है, उस सूचकांक में भारत का स्थान कितना आया है? 150। कितना स्थान आया है? 150वां। प्रेस की स्वतंत्रता में पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता में 2022 का जो इंडेक्स आया है, सूचकांक आया है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 150वां स्थान है। ठीक है साहब। ये हर साल 3 मई को जारी किया जाता है। प्रेस मतलब क्या होता है? मीडिया। प्रेस मतलब क्या होता है? मीडिया। जैसे कि आप टीवी चैनल पर देखते हैं न्यूज एंकर वगैरह को, उसको कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है इस देश में। ठीक है, तो जिसको अधिक मिला होगा ना, पूरा स्वतंत्र होगा, वो आएगा पहला स्थान पे। आए समझ में? और जिस मीडिया पर सरकार का शिकंजा हो, स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता, डर है, समझ रहे हैं, डर रहा है बोलने से, तब उस मीडिया का जो सूचकांक होगा क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो भारत का स्थान कितना है? 150वां है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपना मीडिया एकदम स्वतंत्र है। ठीक है ना? हाँ, टोटल नहीं, इसमें कितना देश भाग लिया है? इसमें 180। ठीक है, टोटल देश 180 में हम लोग 150वां है। और कोई बात नहीं है, इसी तरह हम लोग डेवलप करते जाएंगे। सबका साथ और सबका विकास अगर होते रहे तो हम लोग वो दिन दूर नहीं होगा कि 150वां स्थान पर रहेंगे, सॉरी 180वां पर रहेंगे। 150वां तो आ गए हैं ना, 180वां पे हम लोग मिलेंगे। हाँ, पहले 142 था, 2021 में हम लोग 142 पे थे। ठीक है, और 2022 में हम लोग चला है 150 पे। और सबका साथ और सबका विकास अगर मिलता रहा तो हम लोग 180 पर बड़ा जल्द पहुंचने वाले। चलिए, ठीक है, आए समझ बात। चलिए, अब देखिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है भारतीय संविधान के 19 के ए में वर्णित किया गया है। ठीक है साहब, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, इतना बात हो गया। उसके बाद देखिएगा कि 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बहुत दिन के बाद देखने के लिए मिला है, बहुत दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस देखने के लिए मिला है। ठीक है ना? क्या हुआ? साथ विश्व शौचालय दिवस। सही बात है। देखिए,
पूरे साल में एगो दिवस है पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, और उस दिन भी मनवा दिया शौचालय दिवस। बताइए, सब पुरुष को शौचालय भेज दिया, बढ़िया काम किया क्या। और लड़की के लिए अलग होगा कि महिला दिवस 8 मार्च को अलग होगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस अलग होगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अलग होगा। अब पुरुष के लिए एगो दिवस बना और वो दिन मनवा दिया शौचालय दिवस। ये तो बढ़िया नहीं किया, समझ रहे। हम लोग अनशन पे बैठेंगे, समझ रहे, सही में। चलिए, पहले होता था महिला सशक्तिकरण, अब हमको लग रहा धीरे धीरे जो है ना पुरुष सशक्तिकरण करना पड़ेगा। चलिए अगला है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान या विधिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था। इसी वजह से, क्योंकि इस दिन संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था संविधान को, इसी लेकर के इस दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है साहब। उसके बाद है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है? इंदौर में। कहाँ होगा? इंदौर में। ठीक है साहब। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो आयोजन होगा वो होगा कहाँ? इंदौर में होगा। इंदौर किस, हाँ ये हो गया होगा, हाँ ये हो गया, 9 जनवरी को हो गया है। ये जब भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 2023 को हो गया ये, क्योंकि ये टाइप जो हुआ था, PDF जो बना था वो पहले बना था, तो इसीलिए लिखा हुआ होगा। ठीक है। और पहला बार जो मनाया गया था 2003 में, और कहाँ हुआ था आयोजन इसका? नई दिल्ली में। ठीक है साहब। इसका जो थीम रहा है, साहब, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। क्या है? अमृतकाल। अमृतकाल कब से कब तक रहने वाला है? 2047 तक। ठीक है। यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस से लेकर के 100वें स्वतंत्रता दिवस, यानी 25 साल जो होगा, भारत सरकार बोला है कि इसको जो हम मनाएंगे 25 साल लगातार। क्या मनाएंगे? अमृतकाल। तो समझ जाइए कि हम लोग भाग्यशाली लोग हैं कि अमृतकाल में जी रहे हैं, कि नहीं? आए समझ? अमृत युग चल रहा है हम लोगों का। ठीक है ना। चलिए, तो याद रखना है 25 में। आप बोलने से क्या होता है हमसे काहे पूछ रहे हैं? देखिए, अब बोला सरकार तो हम लोग क्या कहते हैं? अच्छे देश के अच्छे नागरिक हैं। ठीक है। और अच्छे सरकार के अच्छे वोटर हैं, कि नहीं? तो इसी वजह से तो सरकार जो बोलेगा तो ऐसा करना होगा ना, है कि नहीं? सरकार बोला कि थाली बजा कोरोना भागेगा, तो हम लोग थाली बजाए थे, नहीं बजाए थे, है कि नहीं? हाँ, घंटी बजा। एक उस दिन हम पढ़ा रहे थे डेरा पर, हमारे स्टूडेंट क्या क्या जानते? कुकरबे जोर से बजा दिया, सीटी उड़ गया ऊपर, टूट के ऊपर वाला जिसमें सीटी लगता है ना, वही बजा दिया जोर से। समझ जाइए। अब क्या कहेंगे बताइए? हाँ, उसके बाद बोला कि दिया जलाने के लिए नहीं बोला था ना, वो भी नहीं बोला था ना, हाँ कैंडल जलाने के लिए। तो हमारे एगो स्टूडेंट जो था ना, कैंडल जला किस पर जला रहा था जानते? हमारी दीवार है ना बाउंड्री वाला, उस पर। आप देखे होंगे नया बाउंड्री बना है ना बाहर वाला गेट से, उस पर चढ़ के जला रहा था, देवलबे गिरा दिया। बताइए। हाँ, अब बताइए, सरकार बोल दिया मनाने के लिए, नहीं कोरोना भागा, हमारे देवलबे भाग गया। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये क्लियर हो गया ना। ये देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ना दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। ठीक है। और ये गए थे कब दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला, उसी का अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। और वहाँ से केस उस लड़ करके फरिया करके, ऐसे फरियाया केस नहीं था, बाद में जा करके 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौट करके आए थे। और इनके लौट के आने के दिन के उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी 2003 से पहली बार नई दिल्ली में। ठीक है साहब। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया, उसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए हैं वो गुयाना के राष्ट्रपति
गुयाना के राष्ट्रपति कौन आए हैं? मोहम्मद इरफान अली। कौन आए थे? मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है साहब। चलिए हाँ, मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का युद्धाभ्यास। देखिए जब भी ना, क्योंकि अब तो युद्ध जल्दी होता नहीं है, युद्ध जल्दी नहीं होता है ना, जिस भी देश का ना बम गोली जब देखता है कि एक्सपायर होने वाला है ना, तो तब बोलता है कि झूठमुठका लड़ाई खेल लेते हैं कि नहीं। तो वो झूठमुठका जो लड़ाई होता है ना, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं युद्धाभ्यास। आए समझ में? क्लियर है ना बात ना? युद्धाभ्यास क्या होता है समझ में आ गया ना? समझ में आया ना युद्धाभ्यास क्या होता है? कि क्योंकि अब लड़ाई होती नहीं है तो हमारे सेना में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, समझ रहे? इसीलिए ना साल में ना 2-4 गो देश से लड़वा करके प्रैक्टिस करवाते हैं। लड़वाने का मतलब रियल में नहीं लड़ता है, समझ रहे? झूठ-मुठका लड़ाई लड़ता है, समझ रहे? वो भी बम छोड़ेगा तो भी छोड़ेगा, समझ रहे? तो प्रैक्टिस करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? युद्धाभ्यास बोलते हैं, ठीक है। तो अभी 2022 में मालाबार युद्धाभ्यास 2022 संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये क्वाड देश करता है। कौन देश करता है? क्वाड। क्वाड देखिए क्वाड्रिलेटरल एक संस्था है, ये अभी हाल ही में तैयार किया गया है, ठीक है साहब। और इसमें 4 देश है। कितने देश हैं? 4 देश हैं। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है। बीपीएससी में ही पूछा था कि क्वाड में निम्नलिखित में से कौन कौन देश शामिल है, तो 4 को शामिल है, याद रखना है। यूएसए यानी अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। यही चारों मिलकर के किया है मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास। और कई बार पूछ देता है कि मालाबार युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किस सेना की युद्धाभ्यास है, तो याद रखना है नौसेना का। कौन सा? नौसेना का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जापान के कहाँ हुआ? योकोसुका में। कहाँ हुआ? जापान के योकोसुका में। जापान के योकोसुका में हुआ। तो बताइए जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप। किस द्वीप पर बसा हुआ? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साहब। इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा, ठीक है साहब। चलिए अगला, इसमें अन्य देश जो था ना ये भी शामिल है। 4 देश तो लिया ही मेन रूप से, बाकी पर्यवेक्षक के रूप में ये सारे पर्यवेक्षक के रूप में था, ठीक है। जिसमें कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड। और ये जो क्वाड जो बनाया गया ना स्पेशली ये चीन को घेरने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जितना देश क्वाड में आ जाए, खास करके दक्षिण एशिया का जो देश है, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया का जो भी देश है वो अगर आ जाएगा ना, जैसे कि चीन क्या करता है, हिंद महासागरों को बोलता है हमरे है, दक्षिण चीन सागर है, जापान बोलता है हमर है। वाकई में जापान के क्षेत्र में आता है, लेकिन वो बोलता है नहीं हमर है, समझ रहे। प्रशांत महासागर को बोलता हमरे है, हाँ बंगाल खाड़ियों बोलता हमरे है, समझ रहे बात को। ये कौन नहीं बोलता, कुछ दिन के बाद ही बोलेगा पूरी पृथ्वी हमरे है, समझ रहे। तो इसी वजह से चीन को रोकने के लिए इस प्रकार की संस्था क्वाड बनाएगी, जिसमें भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इस सब को देश को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया कि तुम भी आओ, टुकुर टुकुर तनी मुंह देखो, ठीक है। मतलब तुम भी इसमें अब हिस्सा लो, समझ रहे, चीन को रोकना है। तो आए समझ में, तो ये पर्यवेक्षक था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास ये जो होता है भारत और जापान के बीच में, किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है जिम्बैक्स। क्या नाम है? जिम्बैक्स नाम है। ये भी भारत और जापान के बीच। अब देखिए धर्म गार्जियन भी, जिम्बैक्स भी, ठीक है साहब। अभी हाल ही में पूछा गया था, डीआरडीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें अभी कल पूछे थे कि ये जिम्बैक्स के बारे में, कि जिम्बैक्स किस देश के साथ होता है, तो याद रखना है जापान। देखिए जे से जापान, आई से इंडिया, ठीक है। तो नाम में ही छुपा हुआ है। और यहाँ पर है धर्म गार्जियन। कौन सा है? धर्म गार्जियन। ये भारत और जापान के बीच। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गरुड़, क्या बोले? हाँ नौसैनिक। चलिए नहीं, जिम्बैक्स ये थल सेना का है, ये थल सेना का। चलिए उसके बाद गरुड़ युद्धाभ्यास 2022, ठीक है। गरुड़ युद्धाभ्यास जो होता है, देखिए गरुड़ और वरुण, गरुड़ और वरुण दोनों होता है फ्रांस के साथ। किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। देखिए भारत और फ्रांस के बीच। और किस प्रकार का है? वायुसेना। गरुड़ कौन सी है? पक्षी है ना, तो कहाँ उड़ेगा वो? वायु में उड़ेगा ना, हवा में उड़ेगा। तो याद रखना है कि वायुसेना का। गरुड़ किसका? वायुसेना का, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ है? जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है, मतलब भारत में आयोजित हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट है वरुण, क्या बोले, गरुड़ और वरुण। तो वरुण ये भी जो है क्या है, वायुसेना का, किसका है, वायुसेना का। हवा को क्या बोलते हैं, वरुण भी बोलते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द में। चलिए वरुण, ठीक है। तो ये वरुण युद्धाभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच में, और ये भी वायुसेना का। चलिए उसके बाद एक्स शक्ति युद्धाभ्यास, एक्स शक्ति युद्धाभ्यास ये भी फ्रांस के साथ ही होता है, और ये है थल सेना का, किसका है, ये थल सेना का है। उसके बाद देखिए अभ्यास डेजर्ट नाइट, अभ्यास डेजर्ट नाइट ये भी फ्रांस के साथ ही, ठीक है। और उसके बाद है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। अब देखिए गरुड़ केवल पूछेगा, गरुड़ युद्धाभ्यास तब बोलेंगे फ्रांस, लेकिन गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास अगर बोल दे तब बोलेंगे भारत और इंडोनेशिया। शक्ति जुट जाएगा तो अलग, इसी लेकर के यहीं पे लिख दिए हम, दोनों अलग अलग हैं। गरुड़ शक्ति अलग है और गरुड़ युद्धाभ्यास अलग है। तो फ्रांस के साथ साथ हम लोग कौन बोले हैं, अभ्यास डेजर्ट नाइट, एक्स शक्ति युद्धाभ्यास, केवल युद्धाभ्यास बोल देगा, केवल युद्धाभ्यास, केवल ये बोल दे तब ये यूएसए के साथ, ये यूएसए के साथ, ठीक है, नीचे होगा कहीं ना कहीं। तो याद रखना है कि फ्रांस के साथ साथ क्या, फ्रांस के साथ क्या क्या हुआ है, अभ्यास डेजर्ट नाइट, और कौन होता है, एक्स शक्ति युद्धाभ्यास, वरुण होता है और गरुड़ होता है। जबकि गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है। उसके बाद चलाइए थल सेना का युद्धाभ्यास, थल सेना का युद्धाभ्यास 2022 किसके बीच होता है, भारत और यूएसए के बीच। यह युद्धाभ्यास जो बोले ना, केवल युद्धाभ्यास, नाम ही है युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये है भारत और यूएसए के बीच। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के ओली में। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के ओली में। और ये किस प्रकार का युद्धाभ्यास है, थल सेना का है, ठीक है, थल सेना का है। और यूएसए के साथ और कौन कौन सा होता है, देखिए कॉप युद्धाभ्यास होता है। तो कॉप याद रखना है, एक कौन सा था युद्धाभ्यास है। एक आपको रेड फ्लैग है और व्रज प्रहार है। तो ये भी आई है व्रज प्रहार, ठीक है। तो याद रखना व्रज प्रहार, रेड फ्लैग, कॉप और युद्धाभ्यास, ठीक है। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना, किससे, यूएसए से, जबकि यूएसए मालाबार में भी भाग लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया हिंद युद्धाभ्यास, क्या है, ऑस्ट्रिया हिंद युद्धाभ्यास 2022। तो ये तो नाम से ही पता है किसके किसके बीच में होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान, है कि नहीं। तो ये कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में। राजस्थान का किस जगह, महाजन फील्ड में। कहाँ हुआ है, महाजन फील्ड में हुआ है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और किस प्रकार का युद्धाभ्यास है, थल सेना का है। उसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन कौन सा होता है, ओसी इंडेक्स, क्या होता है, ओसी इंडेक्स ये नौसेना का है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना का ओसी इंडेक्स। इसमें भी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया छिपा हुआ नहीं, OCE इंडिया आ रहा है ना, इस तरह से। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये जो आयोजित किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और इसका जो उद्घाटन किए हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किए हैं। कौन किए हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किए। तो कई बार सवाल आ सकता है कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ उसका उद्घाटन कौन किए थे, ठीक है, पीयूष गोयल। तो क्योंकि हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि कोई भी किया होगा तो नरेंद्र मोदी ये किया होगा, ऐसा नहीं सोचना। कभी कभी दूसरा को भी करने देते हैं, ईमानदार हैं, ठीक है, सबको मौका देते। तो सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। देखिए अभी COP27 हुआ था तो पर्यावरण मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव, उनको भेजे थे। तो भेजते रहते हैं वो, ठीक है। आप लोग झूठ मूठ का क्या कहते हैं आरोप लगा देते हैं कि घूमते रहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कितना कम घूम रहे हैं। तो चलिए आप ही लोग के वजह से, ठंडा के वजह से, वो तो मशरूम खाते ठंडा नहीं लगता उनको। चलिए हाँ, बिहार में रोक लगा दिया, किस पर, हाँ। चलिए अब देखिए फोकस इस अंतर्राष्ट्रीय मेला में फोकस राज्य कौन सा रहा, उत्तर प्रदेश। फोकस राज्य कौन सा रहा, उत्तर प्रदेश रहा, इस बात को ध्यान में रखना है। और साझेदार राज्य जो रहा बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। तो दोनों चचेरा भाई, बिहार और झारखंड और एगो महाराष्ट्र, ठीक है, दोनों को याद रखना, साझेदार राज्य, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला क्या होता है कि जगह जगह के पूरे देश दुनिया के जो भी व्यापारी लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को आकर के यहाँ पर क्या प्रदर्शनी करता है, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से बिहार का तो 1000 प्रोडक्ट है, तो शाही लीची जाके दिखाते हैं कि नहीं, तो मगही पान दिखाते हैं, जीआई टैग मिला हुआ है ना इन सबको, तो मखाना को, कतरनी चूड़ा को, तो जर्दालू आम को, ठीक है। उसके बाद हाँ मंजूषा पेंटिंग को जो भागलपुर का है, मधुबनी पेंटिंग है जीआई टैग वाला। उसके बाद क्या कहते हैं, कड़कनाथ मुर्गा वो मध्य प्रदेश का है, सिलाव का खाजा, ठीक है, ठीक है, ये सब है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार जो दिया गया, किसको दिया गया, केरल को। ये देखिए VVI है, पवेलियन पुरस्कार पूछा जाता है, सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार किसके दिया गया, और इससे पहले जो मिला था बिहार को मिला था। और थीम जो इसका था ना, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। तो ये दिया हुआ किसका, साहब मोदी का दिया हुआ मंत्र है, ठीक है, मोदी अपना मंत्र देते रहते हैं साहब, ठीक है। तो इसी लेकर के ध्यान में रखना है कि पूछा जाएगा कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, इसका थीम क्या था, याद रखना है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। इसका उद्देश्य इनका ये था कि देखिए, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए आप क्या करिए, वोकल मतलब क्या है, जो घरेलू कुटीर उद्योग जो है ना, उस वस्तु को बनाइए और उसको वोकल फॉर लोकल। और आप लोग क्या करिए कि अपने आसपास के लोगों से ही, जो कुटीर उद्योग जो लगा है, आसपास के लोगों से ही आप क्या करिए, वस्तु को खरीदिए। और जब आप आसपास के लोग खरीदिएगा तो उसको एक पहचान मिलेगी। अब पहचान जब मिलेगी ना, आसपास के लोकल लोगों से अगर पहचान मिलेगी तो वो बन जाएगा ग्लोबल, यानी विश्व स्तर पे वो चीज़ें बिकने लगेगा, उसका पहचान बन जाएगा, समझ रहे। उनका कहना ये था, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट में बोला गया वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के समीप होलोंगी में, जगह का क्या नाम है, होलोंगी में पीएम ने डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नाम याद रखिएगा, डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है साहब। ये एयरपोर्ट पहले से भी था, लेकिन पहले से जो नाम था इसका, उसका नाम था होलोंगी एयरपोर्ट। क्या नाम था, होलोंगी एयरपोर्ट पहले नाम था। लेकिन अब इस एयरपोर्ट का फिर से जीर्णोद्धार करा करके, मतलब फिर से नया बना करके, पुनर्निर्माण कर करके तब इसका नाम कर दिए डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देखिए इतना बड़ा नाम याद रखिएगा, तब ना लगेगा कि साहब इतना बड़ा काम किया है कि नहीं। तो ऐसा कैसे पता चलेगा, आप बोले होलोंगी एयरपोर्ट, बढ़िया लगता नहीं लगता ना, इसीलिए बहुत बढ़िया लगना चाहिए, है कि नहीं, काम बढ़िया हुआ है। डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये इसलिए बनाया गया कि आप देखिए कि बार बार चीन जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा को बोलता है कि हमरे है, समझ रहे हैं। तो इसी लेकर के हम पूर्वोत्तर राज्यों में चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनाया जाए, ताकि कभी युद्ध हो ना तो हमारी वायुसेना उसको ज़बरदस्त टक्कर दे पाए, ठीक है। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर वायुसेना की ही लड़ाई हो पाएगी बेहतर, समझ रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पर हम अधिक से अधिक एयरपोर्ट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़िया काम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगर बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ, ईटानगर, राजधानी सबको याद रहे ना। चलिए सही है। चलिए उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, कौन है, पेमा खांडू, ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु या बलांगो, ठीक है, सही बात। आप लोग होशियार हैं, बहुत होशियार है। चलिए अगला, कितना पेज बचा हुआ है, बाप रे बाप, अभी तो असंभव बुझा रहा है। यही है, हाँ चलिए। चलिए ठीक है। अगला देखिएगा कि नवंबर 2022 में चीन में जीरो कोविड नीति के खिलाफ उइगर मुसलमान, ये मुस्लिम समुदाय का एक अलग से, जिस तरह से हिंदू बटा हुआ अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में, उसी तरह से ये बटा हुआ है कि कोविड नीति के खिलाफ उइगर मुसलमान के साथ वहाँ के आम नागरिक कोरे कागज के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए साहब ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो चीन में सरकारें हैं वो केवल एक ही पार्टी की सरकार है, वहाँ पर एकल पार्टी है चीन में, समझ रहे, एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी कहिए, ठीक है। और समाजवाद कहाँ, साम्यवादी, ठीक है साहब। तो वहाँ पर एक तरह से समझिए तानाशाह के रूप में शासन किया जाता है। जब भी आप देखिए तो जिनपिंग ही वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते हैं। तो जिसके कारण वहाँ के लोगों को न बोलने की भी स्वतंत्रता सही से नहीं है, बोल भी खुल के नहीं पाता है, समझ रहे। तो कोविड नीति को लेकर के
ना तो वहाँ पर चीन क्या कर रहा है, सही से वैक्सीन लगवा रहा है, ना ही चीन इसको लेकर के कोई अवेयरनेस दिखा रहा है, कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रहा है। और बदले में क्या कर रहा है कि जगह जगह लॉकडाउन लगा रहा है। जगह जगह लॉकडाउन लगाने के कारण लोगों का जीवनचर्या जो है बिगड़ रहा है। भारत में भी देखे थे क्या स्थिति था। तो यहाँ तो कम समय के लिए लगा, वहाँ पर लगातार लग ही रहा है हर शहर में, जिसके कारण वहाँ पर भूखमरी की स्थिति आ गई है उन सारे क्षेत्रों में जहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिसके कारण एक तो देखिए, अगर कोरोना का आप लोग उनके लोगों का कहना है, उइगर मुसलमानों को कोरोना का अगर आप रोकना चाहिए तो जो पुख्ता इंतजाम है वैक्सीन लगवाने का, ऑथेंटिक वैक्सीन लगवाने का, उसके साथ और भी जो सुरक्षाएं हैं वो नागरिक को देना चाहिए। आप बदले में कर रहे हैं केवल क्वारंटाइन कर रहे हैं, बदले में केवल लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भूखमरी आ गई, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रहा है, लोग खाने पीने के लिए परेशान है, खाने पीने की वस्तु नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से ये सारे चलाए विरोध में। और याद रखिए कि चीन में जल्दी विद्रोह नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तानाशाह की सरकार है, तुरंत उसको दबा देता मारपीट के थकूच के, समझ रहे हैं ना, जिसके कारण लोग वहाँ पे बोल नहीं पाता है। लेकिन जबरदस्ती, मतलब इतना समझ जाइए कि इतना वहाँ पर लोग तंग हो चुका कि अंत में ये सारे लोग आ गए सड़क पे विद्रोह करने के लिए। विद्रोह करने के लिए आए लेकिन खुल के बोल नहीं पाए, जिसके कारण ये एक प्लेन पेपर लेकर के, सादा कागज़ लेकर के ये झंडा दिखा रहे थे, मतलब सादा कागज़ दिखा रहे थे। मतलब इनका कहना ये था कि हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डर से हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, और ये सादा कागज़ गवाह है कि इतनी बातें हम इसमें डाल सकते हैं आपके खिलाफ में, आपके विरोध में, कि कागज़ कम पड़ जाएगा। लेकिन डर है, इसी वजह से हम बोल नहीं पाते। आपको कोरा कागज़ दिखा रहे हैं कि ये कागज़ कम पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसी लेकर के सादा कागज़ दिखा करके इनका विरोध किया। तो याद रखिएगा कि कोरे कागज़ को दिखा करके कोविड नीति के खिलाफ चीन में विरोध किया गया। तो कई बार सवाल आ सकता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कोरे कागज़ के द्वारा वहाँ के लोगों ने सरकार का विरोध किया है, इस तरह से सवाल आ सकता है मे भी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022, जिस दिन बिरसा मुंडा दिवस मना रहे हैं, जिस दिन झारखंड अलग हुआ, 15 नवंबर 2022 को 8 अरब क्या कर गई, पार कर गई। जनसंख्या जो हो गया 8 अरब पार हो गया, ठीक है साहब। 7 अरब था पहले, अब 8 अरब हो गया है, ठीक है साहब। और ये अनुमान लगाया गया है, जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये रिपोर्ट लगाया है कि चीन का जो जनसंख्या अब हो गया है 142.58 करोड़ हो गया है, ठीक है। और भारत का जो हो गया है 141.23 हो गया है, ठीक है, करोड़, 141.23 करोड़ हो गया। तो वो दिन अब दूर नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी ही चीन को क्या कर देंगे, उखाड़ के फेंकने वाले हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, है कि नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से, समझ रहे, आर्थिक विकास की दृष्टि से नहीं, समझ रहे, डेवलपमेंट की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से, है कि। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का कि इंदिरा गांधी मैराथन 2022 का आयोजन। तो इंदिरा गांधी मैराथन का जो आयोजन हुआ ये प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ है, प्रयागराज। प्रयागराज किसका नाम कर दिया गया बदल करके, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नाम बदल करके, इलाहाबाद, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है प्रयागराज। और प्रयागराज में इंदिरा गांधी मैराथन 2022 का आयोजन हुआ। अब मैराथन क्या है, दौड़ का एक प्रतियोगिता है, दौड़ का एक प्रतियोगिता है मैराथन। और इसमें जो दौड़ा जाता है, कितना किलोमीटर दौड़ा जाता है, मैराथन दौड़ पूछेगा कितना किलोमीटर का होता है, तो 42.195 किलोमीटर का, 42.195 किलोमीटर का मैराथन दौड़ होता है। तो इंदिरा मैराथन जो हुआ है 2022 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ है, प्रयागराज में हुआ है। और इसमें जो पुरुष विजेता हुआ है, जो सबसे कम समय में दौड़ा, तो वो विजेता बनता है। तो पुरुष विजेता जो बना है वो कौन बना है, शेर सिंह बना है। कौन बना है, शेर सिंह बना है। ये राजस्थान पुलिस बना है। कौन बना है, ये राजस्थान पुलिस का हिस्सा है शेर सिंह, राजस्थान पुलिस में शामिल है शेर सिंह, ठीक है ना। तो वो मैराथन दौड़ में पहला स्थान आया है और ये विजेता बना है। 42.195 किलोमीटर ये दौड़ चुका है, ठीक है साहब। अगर
देखिए राजस्थान पुलिस है तब दौड़ गया 42.195 किलोमीटर। यह बिहार पुलिस रहता ना तो बिहार पुलिस की तो बातें छोड़ दीजिए कि नौकरी हो गया उसके बाद कुछ नहीं करना, तोंद को बढ़ा लेना ऐना करके चलेगा, समझ रहे हैं। उसको कोई मतलब गाल में पानी को रख लिया मुंह में और उसके बाद देखिएगा और कोई काम ही नहीं। इतना मतलब क्या बताएं कि उसको चोर कभी पकड़ाएगा, एक रत्ती फिजिकल उसका सही नहीं होता है। बस बिहार के बच्चों का बिहार पुलिस में केवल जिस समय दौड़ होता है उस समय फिजिकल बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद देखिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो इतना ना ब्लैकमेलिंग करके खाता है, तो अंदर निकल जाता है, हिल नहीं होता है, समझ रहे हैं। चोर अगर न चोरी कर रहा है और देख भी लेगा ना चोरी कर रहा है तो पहले करने दो बढ़िया से, उठेंगे बाद में, केस तो होबे न करेगा, समझ रहे हैं। चलिए तो ये शेर सिंह जो है ये राजस्थान पुलिस से है, ठीक है। और महिला विजेता जो बनी है वो सुधा सिंह बनी है। ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की रायबरेली की है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी मैराथन जो हुआ है कहाँ आयोजन हुआ है? प्रयागराज में। इसके विजेता कौन है? पुरुष विजेता शेर सिंह राजस्थान पुलिस के, और ये हैं सुधा सिंह, ये हैं साहब आपके उत्तर प्रदेश रायबरेली के। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है 15वीं सैयद मोहम्मद अली ट्रॉफी 2022-23, ठीक है। तो सवाल यहीं से क्रिएट होगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यहीं से सवाल क्रिएट होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। इसमें जो जीता है वो कौन जीता है? मुंबई जीता है, और उप विजेता जो बना है वो हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, इसका विजेता कौन हुआ है, उप विजेता कौन हुआ है, बस इतना पॉइंट याद रखना, ठीक है। उप विजेता मतलब क्या? फाइनल में गया और फाइनल में जाने के बाद हार गया तो उसको बोलते हैं उप विजेता। आए समझ में? जैसे कि जब भी क्रिकेट वगैरह होता है या कोई भी फाइनल मैच होता है तो फाइनल मैच 2 टीम खेलती है, तो जो फाइनल मैच जीता वो कहलाया विजेता और जो फाइनल मैच हार गया वो कहलाएगा उप विजेता, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब आईसीसी के 8वें T20 विश्व कप 2021। आईसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या होता है? मतलब जहां आई देखे बस इंडिया बोल देना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिएगा इसका जो आयोजन हुआ था 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 का T20 ये 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। और 2007 में जब शुरू हुआ था पहला आईसीसी T20 तो उसका विजेता जो था वो भारत था। कौन जीता था? भारत था। हराया किसको था? पाकिस्तान को, समझ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कितना भयंकर मैच ये हुआ होगा। चलिए लेकिन 2021 में जो 8वां संस्करण हुआ था वो हुआ है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसका विजेता जो बना है इंग्लैंड बना है और उप विजेता जो बना है पाकिस्तान बना है। तो 2007 में भी पाकिस्तान था उप विजेता जो फाइनल में हार गया, और इस बार भी जो उप विजेता बना है वो कौन बना है? पाकिस्तान बना है। इंग्लैंड इसको क्या कर दिया? हरा दिया। तो पूछा जाएगा कि 8वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड बना है। उप विजेता कौन बना है? पाकिस्तान बना है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। चलिए अब देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी पहले ही बताया कि 2007 में, और ये जो खेला गया था वो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था पहला T20 वर्ल्ड कप। और इसका जो विजेता बना वो बना भारत, और उप विजेता वो जो बना वो बना पाकिस्तान। जिस समय भारत जीता था उस समय भारत का जो कप्तान था MS धोनी था, ठीक है। चलिए महेंद्र सिंह धोनी। चलिए इतना बात क्लियर है साहब। चलिए उसके बाद देखिए अगला है कि बैंकॉक में आयोजित एशिया कप। देखिए एशिया कप का मतलब क्रिकेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरे विश्व का देश उसमें भाग लेगा जो खेलता है, और एशिया का मतलब हुआ कि एशिया कप का मतलब जो एशिया का देश है जैसे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश इसमें भाग लेंगे जो एशिया से बिलोंग करते हैं। तो एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
मनिका बत्रा बनी है, ये भारत की ओर से कांस्य पदक टेबल टेनिस में जीती हैं। ये काफ़ी वीवीआई हो जाता है। टेबल टेनिस में अभी तक जो एशिया कप हुआ है उसमें अभी तक कोई भी भारतीय महिला एको पदक जीतबे नहीं की थी। स्वर्ण पदक तो छोड़िए, कांस्य पदक कोई नहीं जीती थी। ये इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि एशिया कप में, ठीक है, एशिया कप में ये पहली भारतीय महिला मनिका बत्रा बनी जो टेबल टेनिस में क्या जीती हैं, कांस्य पदक। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है। कौन सी पदक जीती, कांस्य पदक जीती। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया कप में भारत के वो कौन से टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी हैं जो पहली बार कांस्य पदक या कोई पदक जीती हैं, तो मनिका बत्रा बनी है। चलिए, क्या बोले, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहली भारतीय महिला। शरद कमल क्या है, पुरुष है कि महिला है? हाँ, मतलब आपको महिला पुरुष में अंतर नहीं बुझा रहा है क्या? चलिए, अगला है डेविस कप। डेविस कप 2022। तो पहला सवाल यही होगा कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो किससे हो जाएगा, टेनिस से। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और इसका जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है, स्पेन में हुआ। कहाँ हुआ है, स्पेन में हुआ। ठीक है, स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी, चलिए याद करिए अभी स्पेन की राजधानी कहाँ है। चलिए, उसके बाद देखिए विजेता जो है इसका बना कनाडा, और ये पहली बार जीता है डेविस कप, कनाडा पहली बार जीता है। इसी लेकर के ये भी वीवीआई हो जाता है क्योंकि कनाडा अभी से पहले कभी नहीं जीता है। और उप विजेता जो बना है, कौन बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से, टेनिस से। आयोजन कहाँ पे, स्पेन में। विजेता कौन, कनाडा। उप विजेता कौन, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला है सुल्तान अजलान शाह कप 2022। सुल्तान अजलान शाह कप 2022। चलिए, अब देखिए सुल्तान अजलान शाह कप 2022, इसका जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है, मलेशिया के इपोह में। कहाँ हुआ है, मलेशिया के इपोह में हुआ है। इसका विजेता जो बना, क्या बोले, ये उसी में, हाँ। चलिए, विजेता इसका कौन बना है, मलेशिया बना है। और उप विजेता जो बना है दक्षिण कोरिया बना है। कौन बना है, दक्षिण कोरिया बना है। तो विजेता याद रखना है मलेशिया, उप विजेता जो बना है दक्षिण कोरिया बना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल। राजधानी इसका सियोल। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इयोल। क्या नाम है इसका, हाँ। चलिए, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी। ठीक है। चलिए, अब देखिएगा अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, बड़ा भी आई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष जो बने हैं पाकिस्तान के तैयब इकराम बने। कौन बने हैं, तैयब इकराम। इससे पहले भारत के थे जिसका नाम था नरेंद्र बत्रा। क्या नाम था, नरेंद्र बत्रा। जब ये बने थे ना नरेंद्र बत्रा, तो उस समय कई बार सवाल पूछा गया था कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा। लेकिन अब इसके स्थान पर जो बन गए हैं पाकिस्तान के तैयब इकराम। ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ क्या होता है कि जो हॉकी का जो टूर्नामेंट होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है, उसी तरह से हॉकी का भी एक संस्था है जिसको कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, जो हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यूपी के अमनगढ़ को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तथा 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। और यह बाघ एवं तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो 52वां भी टाइगर रिजर्व और 53वां भी टाइगर रिजर्व, दोनों किस राज्य में, यूपी में। 52वां जो होगा ये है अमनगढ़ में। कहाँ है, अमनगढ़ में। और ये जो है 53वां ये है रानीपुर। कहाँ है, रानीपुर। दोनों जो है सो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये खास करके जो 53वां हुआ है बाघ और तेंदुआ दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देखिए, टाइगर रिजर्व क्या होता है कि वैसा जंगली क्षेत्र
जो बाघों के लिए क्या हो, प्रसिद्ध हो, और जिसमें बाघों का संरक्षण किया जाता हो, तो उसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, भारत में अभी तक अब जो हो गया टाइगर रिजर्व की संख्या वो 54 हो चुकी है। 53 है ना, एक और घोषित हो चुका, वो बताएंगे अगले में। तो 54 हो चुका है कुल मिलाकर के, पहले 50 था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो है ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र वो किस राज्य में है, एमपी में है। सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व है एमपी में है, जिसके कारण एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, टाइगर स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा एमपी में। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे पन्ना है, ठीक है, पेंच है। पेंच तो महाराष्ट्र और एमपी दोनों के बीच में अवस्थित है। ठीक है, पन्ना, टाइगर, ठीक है, कान्हा किसली, क्या कहते हैं, कान्हू नेशनल पार्क, ये सारे, कुन्हो नेशनल पार्क, ये सारे जो है सो वहाँ पे है। चलिए अगला, अगला है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022, इससे जो है सो कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ठीक है, जो उत्तराखंड के हों और उत्तराखंड के लिए या पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम किए हों, तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तराखंड सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि बिपिन रावत, आपको पता है कि बिपिन रावत कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। और ये पहले सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ, है ना। तो ये सीडीएस का पद जो है सो नया बनाया गया था, और सबसे पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत थे। ये हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे व्यक्ति जो थे उनको जिनको मिला है ये पुरस्कार, गिरीश चंद्र तिवारी, ये लेखक और गीतकार दोनों हैं। उसके बाद वीरेन डंगवाल, आप पढ़ते होंगे 10th और क्या कहते हैं इंटर में, इनकी हिंदी की किताब में इनकी रहती है। हाँ, ये है पत्रकार। ठीक है, पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं वीरेन डंगवाल। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला, प्रसून जोशी। कौन है, प्रसून जोशी, ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी दिया गया। और एक है अजीत डोवाल, एनएसए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। एनएसए का मतलब क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, वो सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार को क्या करते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है ना, तो इन 5 व्यक्तियों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022। ठीक है ना, हाँ फैमिली को दिया गया, मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो मरने के बाद नहीं। चलिए चलिए देखिए, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष क्या होता है, जब भी कोई फिल्म रिलीज होता है ना, तो उस फिल्म को ना एक बोर्ड के सामने, बोर्ड का मतलब समझ ये नहीं समझिएगा ऐसा वाला बोर्ड होगा, सो बात नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड का मतलब होता है एक कमेटी होती है। ठीक है ना, फिल्मों से जुड़े हुए लोग होते हैं उस कमेटी में, और वो डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म जो है अश्लीलता भरा तो नहीं है, कुछ ऐसा फिल्म में तो नहीं है जो बाद में जा कर के दंगा करवा दे, कुछ ऐसा फिल्म में कंटेंट तो नहीं है जो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर दे, देश के लिए खतरा हो। तो ये सारे चीज़ों को देख कर करके जब फिल्म रिलीज होती है, बनती है, तो उससे पहले सेंसर बोर्ड को पूरे शूट करके सेंसर बोर्ड को दिया जाता है। सेंसर बोर्ड के जो भी कमेटी के सदस्य होते हैं उस फिल्म को देखते हैं, और फिर जा करके वो डिसाइड करते हैं, जो उसके निर्देशक होते हैं उसको बोलते हैं जहाँ भी आपत्ति है उस सीन को हटाइए, उस गाने को हटाइए, जो भी सीन गलत दिखा रहा है या जो कहानी गलत दिखा रहा है या जो भी लगता है कि उस कहानी से कोई दंगा हो सकता है, भारत में किसी प्रकार का विरोध हो सकता है, एकता भंग हो सकती है, या समाज में अश्लीलता आ सकती है, तो ऐसे चीज़ों को वो हटवा देते हैं। ठीक है ना, तो इसी बोर्ड को बोलते हैं सेंसर बोर्ड। अभी देखे थे कि हाल ही में पठान मूवी शायद निकला था, बेशरम सॉन्ग, अब कौन सॉन्ग है सो नहीं पता हमको, लेकिन ये देखिए कि पठान वाला में सब लोग न्यूज़ पर देखते थे कि जो उसका विरोध कर रहा था। अब विरोध करने का अब हम भी नहीं, हम थोड़ी देखे हैं, हम तो ना उसका पठान का गाना देखे हैं ना फिल्म देखे। एक्चुअली हम फिल्म नहीं देखते हैं, बुतरुक में खूब देखते थे, समझ रहे हैं, लेकिन अब फिल्म नहीं देखते, टाइम का थोड़ा सा अभाव है, और जिसकी वजह से। और बाकी देखिएगा कि उसमें हाँ जिस तरह से सेंसर बोर्ड पठान पे थोड़ा सा इस तरह की बातें हुई। फिर पद्मावत जब आया था तो उस समय हुआ था, तो जगह जगह पर आप देखिएगा कि ऐसा चीज़, जब कश्मीर फाइल्स आया था उस समय भी इस तरह की हुई थी। तो इन सारी घटनाओं को हटाने के लिए ना इस तरह का बोर्ड बनाया जाता है, ताकि वो क्या करे, फिल्म को देखे और उसको, जो अनुभवी लोग इसमें होते हैं, ताकि डिसाइड कर पाए कि इसमें भारत के समाज में, भारत के सोसाइटी में कोई इफेक्ट गलत तो नहीं पड़ेगा। ठीक है साहब, चलिए चलिए, कौन, ना एडवाइज़र, ना गलत दिया हुआ तो। चलिए
अरुण कुमार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सलाहकार का इंग्लिश क्या होता है? सलाह मतलब क्या होता है? एडवाइस करना। तो चलिए, अरुण गोयल देश के दूसरे चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। अरुण गोयल देश के दूसरे चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। अब देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में ना निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। किसका? निर्वाचन आयोग, या इसी को बोलते हैं चुनाव आयोग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चुनाव आयोग। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में अभी 3 सदस्य हैं। कितना सदस्य? 3 सदस्य। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। और बाकी जो होते हैं 2, वो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। क्या होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग जो है हमारा वो कितने सदस्यीय है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो इसका मतलब 2 होंगे अन्य चुनाव आयुक्त। 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अरुण गोयल और अनूप पांडे। तो पहले से अनूप पांडे हैं ही, ये हैं ही, लेकिन एक पद खाली था जिसके जगह पर कौन आ गया? अब उस पद पर अरुण गोयल। अब ये चुनाव आयोग क्या हो गया? फुलफिल हो गया। ऐसे पहले एक अन्य चुनाव आयुक्त थे और एक मुख्य आयुक्त थे, एक नहीं थे, तो अभी उनका चुनाव हुआ और वो नियुक्त किए गए। किनको नियुक्त किया गया? अरुण गोयल को। ठीक है साहब, अब देखिए कि हमारे संविधान में जो चुनाव आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था हमारे संविधान में वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग और उससे संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया। बाकी पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे जो भी चीज़ें होगा एक्स्ट्रा। चलिए अगला देखिएगा, भारत की पहली निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष शोध कंपनी। निजी क्षेत्र मतलब समझते हैं? सरकारी नहीं हो, प्राइवेट हो। ठीक है, अंतरिक्ष शोध कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो किस राज्य में अवस्थित है? क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ से पहली जो है ये निजी रॉकेट जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम है विक्रम एस रॉकेट। क्या नाम है? विक्रम एस रॉकेट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है साहब, उसके बाद अगला है कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में नवंबर 2022 को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया जिससे 268 लोगों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। देखिए इंडोनेशिया के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि इंडोनेशिया जो है सो एक द्वीप है जो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है वो ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया से क्या होता है? अलग होता है, ग्रेट चैनल के द्वारा। अगर वहाँ लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पर अगर भारत हुआ, यहाँ पर अंडमान निकोबार का है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है ना, सुमात्रा द्वीप है। और इसी के बीच में ग्रेट चैनल है। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। और इसी से भारत का जो अंडमान निकोबार है, या निकोबार बोलिए, ग्रेट निकोबार, भारत का ग्रेट निकोबार, वो इससे अलग होता है। ठीक है, और ये समुद्र में अवस्थित होने के कारण स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो भी वातावरणीय या जो भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी वहाँ पहले आएंगी। तो आप देखे थे कि इसकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी, हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जो हो गई जकार्ता, पहले थी जकार्ता। कहाँ थी? जकार्ता। अब यहाँ से जकार्ता से चेंज करके कहाँ कर दिया गया है? जकार्ता से चेंज हो गया। अब जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है नुसांतारा। कहाँ? नुसांतारा। कहाँ कर दिया गया है? नुसांतारा। और नुसांतारा किस द्वीप पर अवस्थित है? बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर। ये इसलिए किया गया क्योंकि इंडोनेशिया का जो जकार्ता शहर था ना, राजधानी, ये समुद्र के तट पे अवस्थित था। और इसे तो पूरा ये देश ही समुद्र के तट पर है, ये निचले हिस्से में अवस्थित था, जिसके कारण धीरे धीरे तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघला। और ग्लेशियर पिघलने के कारण जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया, जिसके कारण ये अपनी राजधानी को चेंज कर लिया। और यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी अधिक है, जिसके कारण आप देखिए कि इसी इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहाँ जिसका नाम है जावा द्वीप पर अभी 5.6 तीव्रता का क्या आ गया? भूकंप आ गया, जिसमें 268 लोगों की क्या हो गई है? मौत हो गई है।
अभी आप देखे थे कि वेस्ट मैनेजमेंट बीपीएससी जो लिया था एग्जाम वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें यही पूछा गया था कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया था पड़ोसी देश में, ठीक है। तो इस तरह से जब भी भारत के पड़ोसी देश में भूकंप आता है तो वो पूछ देता है कि फलाना देश में कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, कितने लोग मरे थे। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में भूकंप आया था। बात आई इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी नूसारदारा। और आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के बाली में अभी हाल में जो हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था ना। और इंडोनेशिया में अगर ये हुआ था तो बताइए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो। चलिए ये हो गया साहब। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संगम युद्धाभ्यास। संगम युद्धाभ्यास 2022 युद्धाभ्यास के बारे में बताए हुए हैं क्या है। चलिए ये जो हुआ किसके किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। और किस प्रकार का है ये? नौसैनिक है। और इसका आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। और इसका जो प्रथम बार आयोजन हुआ था ना वो 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। ठीक है साहब। चलिए इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ देखिए यूएसए के साथ और भी बताए हुए हैं, वज्र प्रहार होता है। उसके बाद मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है क्वाड का, उसमें भी यूएसए शामिल है। उसके बाद केवल बोलेगा युद्धाभ्यास, नाम ही है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास ये भी उसी के साथ होता है कि नहीं? ब्रज प्रहार उसी के साथ होता है। कॉप कॉप उसी के साथ होता है। ठीक है, इस तरह से और भी ऊपर लिखा हुआ, वो सारे देख लीजिएगा यूट्यूब के वीडियो में। ठीक है, वो सारे पढ़ाए हुए हैं। चलिए अब देखिएगा अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना, ये किस सरकार के द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को ना, एक जिला को इस प्रकार से विकसित किया जाए और वहाँ के बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि वो जिला किसी एक खेल के लिए प्रसिद्ध हो जाए। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए बेगूसराय जिला है तो बेगूसराय को मान लीजिए अगर क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो यहाँ पर क्रिकेट का माहौल बनाया जाएगा ताकि यहाँ से जो भी निकलेगा क्रिकेटर निकलेगा। मान लीजिए बगल में पटना जिला है तो पटना जिला को एक हॉकी के लिए, क्या कहते हैं, हॉकी के लिए समझ रहे हैं? इस तरह से तो एक जिला एक खेल, ताकि वो खेल को क्या मिल पाए? पहचान मिल पाए। तो ये जो शुरू किया है, कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश इससे पहले एक और चीजें शुरू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या शुरू किया था? हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको बोलेंगे एक जिला एक उत्पाद। क्या बोलेंगे? एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो पूछा जाएगा किस सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसको तो सब जानते हैं कि नहीं? चलिए 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 अब आगे है विजय हजारे ट्रॉफी 2022। तो सबसे पहला नंबर सवाल यही आएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध, बहुत ही वीवीआई है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिकेट से। क्या बोलेंगे? क्रिकेट से विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है। इसका जो विजेता बना है, कौन टीम बना है? सौराष्ट्र बना है। कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। ये गुजरात की टीम है, सौराष्ट्र बना है। ठीक है, ये गुजरात में अलग अलग टीमें हैं, तो ये सौराष्ट्र बना है। और उप विजेता जो बना है वो महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो है, जो जिसे मिला है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, मतलब पूरे टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें बेहतर कौन खेला था? ऋतुराज गायकवाड़। और इसके साथ साथ एक ओवर में 7 छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है। एक ओवर में क्या को गेंद होता है? 6 बॉल होता है ना, एक ओवर में 6 बॉल होता है कि नहीं? और 6 बन होता है ना, मतलब एक ही बॉल को 6 बार फेंका जाता है। ठीक है ना, आप उतना लॉजिक नहीं लगाइए। ठीक है, तो ये क्या किया कि 7 छक्का मारा, 6 गो छक्का तो मारबे किया, एक बॉल 9 चला गया था, 9 बॉल, समझ रहे? उस पर भी छक्का मार दिया, तो कुल मिलाकर के 7 छक्का मार दिया। तो ये साहब वीवीआई बन जाता है कि हाल ही में वह कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओवर में 7 छक्का मारने का रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है साहब, चलिए याद रखिएगा। हाँ
और चेन्नई के सुपर किंग्स से खेलता। अब उतना हमको जानकारी नहीं क्रिकेट से, कारण है जैसे भारत हारने लगा ना, हमको खेल से रुखे खत्म हो गया है। क्या श्रीलंका साथ? हाँ अभी चल रहा है, चलिए। हाँ अभी जीतबे करेगा, अभी एकदम जीतेगा। जो होगा ना झूठ मुटका वाला खेल, समझ रहे, गम्मो पुच्चो वाला खेल, वो सब जीतते जाएगा। और जब वर्ल्ड कप की बारी आएगी तब देखिएगा क्या फाइनल, क्या फाइनल में कहाँ गया। देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें क्या हुआ, सेमीफाइनल में जाके हार गया, बताइए। और वो भी हारा किससे? बांग्लादेश से हार गया, बताइए। क्या बांग्लादेश, बताइए। हम बांग्लादेश का, भारत जो है सो जन्मदाता है एक तरह से समझिए। हम उसको क्रिकेट खेलने के लिए सिखाए हैं, हम उसको डोनेशन देते हैं खेलने के लिए। अब बताइए वो आकर के हमारे हरा देता है, क्या करिएगा। इसीलिए अब क्रिकेट नहीं देखते हैं। आई झूठ मूठ का खेल होगा ना, तब देखिएगा मारेगा 13 शतक, दोहरा शतक, समझ रहे हैं एकदम। हाँ 26 गेंद पर शतक, 40 गेंद पर शतक, समझ रहे हैं, 56 गेंद पर दोहरा शतक, इस तरह से मारेगा। आज जब सूर्य कुमार यादव का, हाँ स्काई बन जाता है। और जब आता है बारी T20 का, वर्ल्ड कप का, किसी भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, तब देखिएगा 0 पे 4 पे, समझ रहे हैं। हर वो करता है, इतना बेइज्जत होकर हारता है, शर्म लगता है देखने में। चलिए अगला देखिएगा कि अग्नि युद्धाभ्यास, अग्नि युद्धाभ्यास 2022, ठीक है। ये जो हुआ है फील्ड फायरिंग रेंज, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड फायरिंग रेंज भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ है कहाँ हुआ है? देवलाली। देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अग्नि युद्धाभ्यास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र में। और किसके किसके बीच हुआ? भारत प्लस सिंगापुर के बीच। किसके बीच हुआ है? भारत प्लस सिंगापुर के बीच। अब देखिए सिंगापुर के साथ दूसरा भी हुआ है, सिम्बैक्स। ऐसे देखिए सिंगापुर, आई से इंडिया, तो सिम्बैक्स भी किसके साथ? सिंगापुर के साथ। और किस प्रकार का है ये? नौसेना का, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सिटमैक्स, SIT सिटमैक्स, ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। S से देखिए सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड, ठीक है। इसमें तीनों भाग लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अग्नि युद्धाभ्यास किसके साथ? भारत और, क्या बोले? नहीं, नाम ये रखा गया युद्धाभ्यास का, जो प्रैक्टिस होता है ना उसका नाम रखा जाता है। तो अग्नि युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच। सिम्बैक्स किसके साथ होता है? सिंगापुर और भारत। सिटमैक्स किसके साथ? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी किसके किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। ये भी है आपका थल सेना का। किसका है ये? थल सेना का युद्धाभ्यास, ठीक है। तो जो भी युद्धाभ्यास है वो सारे हम एक जगह लिख दिए, आप यहाँ से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल छपने वाला है। चलिए भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा बनी है। VVI हो जाता है साहब, बहुत VVI, ठीक है साहब। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। जबकि PT उषा का संबंध किससे है? ये एथलेटिक्स है, धावक है ये, ठीक है। इसे उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उड़न परी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिएगा साहब, टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना गया। ये संस्था द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ये यूक्रेन का संस्था है, ठीक है, इसको चुना गया, ठीक है साहब। तो ये देखिए टाइम जो मैगजीन है ना, ये पत्रिका है। जिस तरह से आप पत्रिका वगैरह पढ़ते हैं ये पत्रिका है, लेकिन ये इंटरनेशनल पत्रिका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पत्रिका, ठीक है। तो पूरे एक वर्ष में जो व्यक्ति जितना चर्चित होता है, ठीक है, जो जितना उस वर्ष में ज़्यादा चर्चित हुआ है, ज़्यादा नाम कमाया है, तो वैसे व्यक्ति को ना ये टाइम मैगजीन वाले क्या करते हैं कि अपना फ्रंट पेज का ना फोटो को लगाते हैं उस पर। समझ रहे हैं बात को? उनका फोटो अपना मैगजीन के फ्रंट पेज पर लगाते हैं और उसको पुरस्कार दिया जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस मैगजीन के द्वारा। आए समझ में? तो इस बार जो घोषित किया गया है वो जेलेंस्की को। किसको? जेलेंस्की को। जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। और यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो के सदस्य के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, इसी के कारण युद्ध भी शुरू हुआ था। चलिए
उसके बाद देखिएगा एक इसका यूक्रेन का संस्था है द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, इसको भी चुना गया, ठीक है। हाँ, यूक्रेन का ही संस्था है। क्या बोले? हाँ, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ये संस्था को भी, दोनों को, जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों को अभी जो घोषित किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। अब देखिए हो सकता है कि कई बार 22 का नहीं पूछ करके पिछले साल का पूछ दे, तो 21 का याद रखिएगा कि एलन मस्क, कौन है? एलन मस्क, ये स्पेस एक्स का, हाँ, दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी, ठीक है, एलन मस्क। स्पेस एक्स जो कंपनी है अंतरिक्ष का, क्या कहते हैं, रॉकेट वगैरह का, वो इसी का है, ठीक है। अगला देखिएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है साहब। अब देखिए कि सब, ये बहुत बड़ी बात है ना कि भारत का एम्बेसडर होना किसी राज्य का या किसी भी कंपनी के ब्रांड का, वो अलग बात है, लेकिन स्विट्जरलैंड का जो पर्यटक मंत्रालय है, ठीक है, वो टूरिज्म मतलब क्या होता है? पर्यटन, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जो पर्यटन विभाग है वो क्या किया है कि इनको अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया स्विट्जरलैंड में। किसको? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है, तो बताइए कि नीरज चोपड़ा का संबंध किसके से है? भाला फेंक से। किससे है? भाला फेंक से है, ठीक है साहब। जेवलिन थ्रो बोलते हैं इंग्लिश में, बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है अगला महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। अभी हुआ नहीं है, बस सिंपल लाइन यही याद रखना है कि महिला का जो मुक्केबाजी का विश्व कप होगा, विश्व चैंपियनशिप होगा, ये कहाँ होगा? भारत में होगा। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन होगा वो भारत करने वाला है। G20 का आयोजन कौन करने वाला है? भारत करने वाला है, ठीक है, नई दिल्ली में होगा, ठीक है। इन सारी बातों को याद रखिएगा, जो जो चीज़ें अगले साल होगा वो सारी बातों को याद रखिएगा जो भारत में होगा। उसके बाद देखिए IMT ट्रिलाट, हाँ 2023 अभी हुआ नहीं, हाँ इसी साल होगा। और अगला साल, अच्छा, हम अभी 2022 में लगता है जी रहे हैं कि नहीं? लगता ही नहीं है कि 23 आ गया है। चलिए अगला देखिएगा कि IMT ट्रिलाट युद्धाभ्यास 2022, ये क्यों हुआ? IMT ट्रिलाट युद्धाभ्यास 2022, देखिए ये किसके किसके बीच होता है? ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। देखिए I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया, ठीक है। इसके बीच हुआ, कहाँ हुआ? ये हिंद महासागर में। कहाँ हुआ? हिंद महासागर में। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में IMT, इसी को बोलते ट्रिलाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिलाट, ठीक है। इसका जो आयोजन हुआ है कहाँ हुआ? हिंद महासागर में। और इसमें भाग कौन लिया? भारत लिया है, मोजाम्बिक लिया है और तंजानिया लिया है। अगला है फीफा अंडर-17 विश्व कप 2022, इसका आयोजन जो हुआ 2022 में, विजेता कौन रहा है? स्पेन, और उप विजेता कौन रहा है? कोलंबिया रहा, ठीक है। फीफा अंडर-17 विश्व कप फुटबॉल का यह विश्व कप, याद रखिएगा, कई बार पूछ देगा तो क्या बोलिएगा आप लोग? फुटबॉल का है। यह फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो फुटबॉल का। अंडर-17 का मतलब ये हुआ कि 17 साल का जो खिलाड़ी होगा वही इसमें हिस्सा लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कितना पेज का और बचा है? हाँ चलिए ठीक है। अगला देखिएगा, और ये सबसे ज़्यादा VVI, सबसे ज़्यादा ये VVI है, क्योंकि ये पहली बार शुरू हुआ, इसी वर्ष शुरू हुआ है। इसी लेकर के याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022, ये पहली बार शुरू हुआ है कब? 2022 में, ठीक है ना। इसका जो विजेता बने हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। कौन बने हैं? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा बने हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसके लिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब लोक प्रशासन के लिए, ठीक है। इसके लिए इनको दिया गया। लोक प्रशासन मतलब समझते हैं? ये अधिकारी हैं, ठीक है, ये IAS अधिकारी हैं, और ये लोक प्रशासन के लिए जो क्या कहिएगा कि एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है, इन सारों को दुरुस्त करने के लिए इनका जो काम रहा है लोक प्रशासन के रूप में, इन्हीं के लिए इन्हें दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जारी कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। पहली बार जारी हुआ है, तो कई बार पूछ सकता है कि जो हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जारी किया गया है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है साहब। चलिए
उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में कर्नाटक का संगीतकार अरुणा साईराम को फ्रांस ने सेवेलियर पुरस्कार 2022 से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो अभी देखिए फ्रांस जो है ना, कई लोगों को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये जो है ना सेवेलियर पुरस्कार, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साहब, जैसे कि हम लोगों के यहाँ भारत रत्न होता है ना, उसी प्रकार से। तो अभी देखिएगा कि हाल फिलहाल में 2-3 महीना के अंदर, ठीक है, 2-3 महीना के अंदर, नहीं शशि थरूर को मिला है न, उनको स्वाति पिरामल को, ठीक है। देखिए अभी जो फ्रांस दिया है वो दिया है शशि थरूर को, अभी से 3 महीना पहले दिया था शशि थरूर को। उसके बाद किसको दिया है, स्वाति पिरामल को, स्वाति पिरामल को। और तीसरे व्यक्ति अभी जो बन गए हैं, कौन बन गए हैं अभी आप देख रहे हैं, अरुणा साईराम। चलिए साहब, बात आई फ्रांस की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, ठीक है। फ्रांस के राजधानी पेरिस को ना सूरा एवं सूरियों का देश, सुंदरियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरियों का देश, मतलब सुंदर लड़का और सुंदर लड़की का देश कहा जाता है। आए समझ बात। चलिए इस बात को ध्यान में रखना है, ये किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अच्छा, फ्रांस की बात आई तो फ्रांस के साथ हम लोग ना कुछ युद्धाभ्यास भी करते हैं, क्योंकि युद्धाभ्यास का चर्चा हुआ है। तो बताइए कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है, एक गरुड़ होता है, और क्या होता है, वरुण होता है, एक्स शक्ति होता है, क्या होता है, एक्स शक्ति युद्धाभ्यास। ये सारे बात याद रखना है, किसके साथ होता है, हाँ गरुड़ बोलेगा गरुड़ युद्धाभ्यास तो इसके साथ, और गरुड़ शक्ति बोलेगा तब किसके साथ, हाँ ये थल सेना का है ना। अगर ये बोलेगा ना गरुड़ युद्धाभ्यास किस देश का होता है, तो फ्रांस और भारत के बीच, और ये है क्या कहते हैं, वायुसेना का। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है, गरुड़ शक्ति अलग देशों के साथ होता है, किसके साथ होता है बताइए, कन्फर्म ना जापान कैसे होगा, कन्फर्म करके याद करके कमेंट कर दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे कौन सा ही बनाए हैं, ठीक है, और इसी में पढ़ाए हैं। चलिए लास्ट देखिएगा साहब कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बंगलुरु के संस्थापक, हाँ नादम्ब्रू केम्पगौड़ा, इनके जो है सो मूर्ति बनाई गई है, इनकी मूर्ति है, ठीक है साहब। अभी जो है एक मूर्ति बनाई गई जिसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या नाम दिया गया, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये जो है ये मूर्ति बनी किसकी है, तो बंगलुरु जो शहर है ना, उसका जो संस्थापक वास्तुकार जो है ना, जिसका नाम है नादम्ब्रू केम्पेगौड़ा। क्या नाम है, केम्पेगौड़ा, ठीक है। इनकी मूर्ति बनाई गई है और इसकी जो ऊंचाई है कितना, 108 फीट। कितना है, 108 फीट। अभी आपको बताए थे राजस्थान का राज संबंध में विश्वास स्वरूपम, है ना, विश्वास स्वरूपम, यही ना, ये शिव की मूर्ति बनी है और इसकी ऊंचाई कितना है, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 369। और उसके बाद बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की बनी है, सीता माता का सीतामढ़ी में कितना है, 251 फीट का, ठीक है, माता सीता है, ठीक है। सुभाष चंद्र का होलोग्राम जो प्रतिमा बना है वो 28 फीट का इंडिया गेट नई दिल्ली में, ठीक है साहब। इन सारी बात को याद रखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध का सबसे लंबी सोई हुई जो प्रतिमा बनी है 100 फीट का, 100 फीट लंबा, 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। ये जो बना है कहाँ, बिहार के बौद्ध गया में। कहाँ बना है, बौद्ध गया बना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति गुजरात के केवड़िया में, कितना है वो, किसका ना, 538 नहीं होगा 387 होगा उसका 587, अच्छा ठीक है,
क्या बोले? 182 मीटर में, 182 मीटर में। चलिए ठीक है, सही बात है। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा। बस आपका जो जनवरी 2023 है इसी के साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये लोक प्रशासन के लिए, लोक प्रशासन मतलब समझ, कोई आईएएस अधिकारी या कोई जिला पदाधिकारी या फिर कोई मान लीजिए कि राज्य सेवा में कोई अधिकारी लगा हुआ और बेहतर प्रशासन व्यवस्था को बना के रखता है, तो उस क्षेत्र के लिए राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है सो जारी किया गया। ठीक है, चलिए। कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। क्या बोले? चलिए ठीक है। चलिए अब हमारा जो है सो 2023 का हो गया, 2023 नहीं खत्म हुआ, 2023 का जनवरी समाप्त हो गया। ठीक है, करंट अफेयर समाप्त हो गया है। ठीक है ना।